कि ओमिक्रॉन के बाद कोई ऐसा वेरिएंट ऑफ कंसर्न ना आ जाए जो फिर से इसको बढ़ावा दे। तो उससे बचने के लिए ही टीकाकरण अभियान चलते रहना चाहिए। जिन लोगों ने अपना करा लिया है वो तीसरे जो प्रिकॉशन डोज जिसको कह रहे हैं, बचाव की एक और खुराक, उसके लिए जब भी नंबर आए वो लगवाएं। और जिन्होंने 2 डोज लगवा ली हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया है वो भी आगे से आगे बढ़ के अपना टीकाकरण कराएं। और जैसे आपने बहुत उचित कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से अभी कोई हम उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और हम जहां भी जाएं, किसी भी छोटी बड़ी गैदरिंग में, मीटिंग्स में, शॉपिंग के लिए मार्केट में जाएं, खरीद फरोख्त के लिए, तो हर जगह पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आवश्यक है। अनावश्यक यात्रा ना करें, यात्रा करें तो पूरा बचाव करें, चाहे हवाई यात्रा हो, रेल यात्रा हो, बस यात्रा हो। और इसके अलावा अगर हम वयस्क लोग अपना पूरा बचाव कर लेंगे तो बच्चे भी बचे रहेंगे और स्कूल कॉलेजेस खुल जाएंगे और सुचारू रूप से जो शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान आया है पिछले 2 वर्षों में वो शुरू हो जाएगी। बहुत सारी परीक्षाएं, और लोग काम पे लौट सकेंगे, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे, सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, क्योंकि ये सारी जितना भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है जिसमें रोजगार उपलब्ध होता है वो भी बहुत हिट हुआ है कोविड पैंडेमिक में। तो जितनी जल्दी ये महामारी सीमित होगी और इस पर नियंत्रण होगा, उतनी ही शीघ्रता से सभी लोग अपने अपने काम पे वापस जाएंगे और अपने रोजमर्रा की जो जीवन है, यापन है, उसमें योगदान करेंगे, देश के लिए योगदान करेंगे। तो ये बहुत मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण समाचार है कि 75% लोगों को 2 डोज मिल चुकी हैं। और इसी वजह से ओमिक्रॉन बचाव डेल्टा वेरिएंट का भी करता है, 2 डोज ओमिक्रॉन का भी करता है और दूसरे वेरिएंट्स का भी करेगा, लेकिन हमको सावधानी नहीं छोड़नी है। जी बिल्कुल। तो 75% वैक्सीनेशन की तो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, बेहद अच्छी खबर है हम सभी के लिए, सभी देशवासियों के लिए। लेकिन जो 25% अभी हमने कवर नहीं किया है उस पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। खास तौर से 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की स्थिति हम सभी जानते हैं कि चुनाव में आप जो वोटिंग के लिए, चाहे प्रत्याशी हो या जो लोग वोटिंग के लिए बाहर निकलेंगे, कहीं ना कहीं खतरा एक बार फिर से सबके ऊपर मंडराता हुआ नजर आएगा। क्या आपको लगता है कि इन तमाम राज्यों में वैक्सीनेशन स्पीड अप करने की आवश्यकता है ताकि कहीं ना कहीं वयस्क पूरी आबादी को कवर किया जा सके? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश का जो टीकाकरण अभियान है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। गोवा में लगभग पूरी कवरेज है। पंजाब में आप बता सकते हैं कि कितना कवरेज है, वहां पे भी ठीक ठीक ही चल रहा है टीकाकरण अभियान। मणिपुर छोटा राज्य है, बहुत ज्यादा है, वहाँ की जनसंख्या नहीं है। तो उत्तराखंड भी छोटा राज्य है, वहां पे भी ठीक चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल टीकाकरण अभियान अपने स्थान पे चलते रहना चाहिए। बाकी जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं, किस प्रकार से वर्चुअल मीटिंग्स होंगी, जो राजनीतिक रैलीज होंगी वो किस तरह से वर्चुअल कर सकते हैं, कितने लोगों को अनुमति दी जा रही है, तो बचाव करते हुए मैं समझता हूँ चुनाव अभियान भी चलता रहे, टीकाकरण भी चलता रहे, लोग अपना बचाव करते रहें। और जो सकारात्मक बात है ओमिक्रॉन की, उसमें अभी भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें ये उतना क्या बहुत कम घातक है, फैलता अवश्य है बहुत जल्दी, और बहुत एक ही व्यक्ति कई लोगों को संक्रमण दे सकता है। लेकिन अभी भी जो हॉस्पिटलाइजेशन, अस्पताल में भर्ती होने का अनुपात, गंभीर होने का अनुपात इसमें बहुत कम है। और जो लोग भी अस्पताल में भर्ती भी हो रहे हैं वो ओमिक्रॉन संक्रमण से भर्ती नहीं हो रहे हैं, उसमें उसकी वजह से नहीं हो रहे, लेकिन उनको और दूसरी बीमारियां हैं या उनकी उम्र दराज हैं लोग, उन लोगों को ज्यादा, जो पहले से ही किसी को हार्ट की तकलीफ है, किसी को ब्रेन की है, किसी को कैंसर का इलाज चल रहा है, तो मल्टीपल जिसको कहते हैं कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों को ही इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है अभी भी। और उन लोगों को भी ज्यादा हो रहा है जिन्होंने टीकाकरण बिल्कुल नहीं कराया है अपना। जी जी बिल्कुल। टीकाकरण की यदि हम डॉक्टर मिश्र ये बात करें तो
वयस्क की तो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक सेगमेंट अभी भी ऐसा है, बच्चे जो कहीं ना कहीं अभी भी दूर हैं। 15 से 18 की यदि बातचीत करें तो शुरुआत हो रही है, 12 से 15 के लिए मार्च से शुरुआत होगी, लेकिन 12 से नीचे के बच्चों की बातचीत की जाए तो सबसे पहले तो हाई रिस्क में है वो बच्चे, और उनके लिए अभी डेट भी नहीं आई है। क्या लगता है आपको कि कितनी जल्दी उन बच्चों की टीकाकरण की शुरुआत को लेकर जानकारियां आ सकती हैं और आनी चाहिए? देखिए, अगर वयस्कों का टीकाकरण अभियान अपने सुचारू रूप से चलता रहा जी। और जितने भी हमारे यहाँ, जिनको भी एलिजिबल कहते हैं हम, एलिजिबल वयस्क जी। जिनको लगना है 18 वर्ष से ऊपर, अगर उनका टीकाकरण 75% हो गया है और आने वाले 2 महीनों में अगर वो 90% की तरफ बढ़ जाएगा या 100% की तरफ बढ़ने लगेगा, तो बच्चों का उतना मैं समझता हूँ चिंता करना नहीं है। जी। क्योंकि अभी अगर आप देखें पिछले 2 वर्षों में, जब से पैंडेमिक ये संक्रमण आया है, बच्चे पहली लहर में भी 10% मैक्सिमम, अधिक से अधिक 10% बच्चों में हुआ था और अधिकतर बच्चे घर में रह के ही ठीक हो गए थे। या तो उनमें न्यूनतम लक्षण थे या लक्षण नहीं थे। बहुत कम संख्या में बच्चों को कोविड की वजह से अस्पताल जाना पड़ा और या कोई गंभीर हुआ या किसी की मृत्यु हुई, बहुत कम हुआ है ऐसा। जी। दूसरी लहर जिसमें इतना ज्यादा प्रकोप हुआ, इतना सुनामी आई, उसमें भी बच्चों का जो अनुपात रहा कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं था। इसलिए काफी जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन लोगों का भी मानना है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि बच्चों में ये तीसरी लहर में ज्यादा होगा भी तो वो ठीक हो जाएगा, जैसे हो रहा है घरों में, जैसे 2 लोग माँ बाप को हुआ तो बच्चे हैं तो उनको भी हो रहा है, तो लेकिन वो ठीक भी हो जाएगा। जी। तो बच्चों में टीकाकरण की अभी उतनी प्राथमिकता नहीं है, क्योंकि जो वयस्क हैं उन्हीं को नुकसान भी ज्यादा होता है, कोमॉर्बिडिटीज भी अधिक होती हैं। तो बच्चों के लिए भी अनुमति तो मिल गई है अब, जी। 15 से 18 वर्ष का शुरू भी हो गया है, 5 से 12 वर्ष के अभी और शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे बच्चों में भी लगना शुरू हो जाएंगे टीके, लेकिन बच्चों में उतनी प्राथमिकता इसीलिए नहीं है कि किस कुछ वजहों से जी जिनमें बिल्कुल। एस डॉक्टर एमसी मिश्र, रिसेप्टर्स। यहाँ पर कई पेरेंट्स के मन में एक ख्याल ये भी आता है कि जिस तरह से जैसे ही संक्रमण दर कम होती है स्कूल खुल जाते हैं और फिर स्कूल तमाम छोटे बच्चों के भी खुलते हैं, ऐसे में पेरेंट्स के मन में कहीं ना कहीं ये भय होता है कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, क्या हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? स्कूल बिल्कुल भेज सकते हैं। वो स्कूल से ये इंश्योर कर लें कि जैसे बच्चे किसी बस से जा रहे हैं तो बस के ड्राइवर, बस का कंडक्टर, क्या उनको टीकाकरण हुआ है, जो टीचर्स हैं स्कूल में, जो लोग उनकी देखरेख करते हैं, क्या उन लोगों का टीकाकरण हुआ है। तो बच्चे अपने आप से अगर संक्रमण लेंगे भी तो वयस्कों से ही लेंगे, और फिर ये स्वाभाविक है कि अगर उनको संक्रमण होगा तो वो दूसरों को भी पास ऑन घर में कर सकते हैं, अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने माँ बाप को भी पास ऑन कर सकते हैं, माता पिता को। तो इसलिए ये बात बिल्कुल जो अभिभावकों की बिल्कुल ठीक है कि बच्चों को की सुरक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण है, स्कूल कॉलेजेस के लिए को भी महत्वपूर्ण है, सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा एक जो निर्णय लेने का विषय है। लेकिन मैं यही फिर से कहूंगा कि बच्चों में चूंकि संक्रमण इतना गंभीर नहीं हुआ है और आगे भी हम यही समझते हैं कि बच्चे ठीक रहेंगे, और जैसे जैसे टीकाकरण उपलब्ध होता जाए और बच्चों के लिए उसमें बच्चे को भी शामिल कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पर ये बनता है कि वयस्क की आबादी को 75% हम कवर कर चुके हैं। अभी प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज की बात की जाए तो कोमॉर्बिड पेशेंट के लिए, साथ ही साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए उसे अलाउ किया गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जब वैक्सीनेशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो हर अडल्ट को बूस्टर डोज लगवानी चाहिए? ये तो होगा जैसे ही सरकार इस बात का आकलन कर लेगी कि हमारे पास कितनी वैक्सीन्स की उपलब्धता है और क्या तीसरी डोज टीके की सबको उपलब्ध कराई जा सके। मेरा अपना आस है कि ये सरकार बिल्कुल इस पर निर्णय लेगी, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न आता है कि पहले जो एलिजिबल
हमारी जनसंख्या है जिसको टीकाकरण होना है 18 वर्ष से ऊपर, उनमें से कम हम 90 से 95% तक कवर कर लें। उसके बाद फिर तीसरे टीके को सबके लिए खोल दिया जाएगा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, जी क्योंकि जो प्रिकॉशनरी डोज है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे एल्डरली हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, और जो हमारे वर्कफोर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, बाकी जो एरियाज हैं, मतलब सभी एरियाज महत्वपूर्ण है। हम ये कहें जो लोग यातायात में जुड़े हुए हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये कहना उचित नहीं होगा। जी तो एयरलाइंस में जो इन्वॉल्व है, एयरपोर्ट पे जो है वो भी फ्रंट लाइन है, वो भी रिस्क पे रहते हैं। शॉपिंग, जो लोग अपने दुकानें खोले हुए हैं, मॉल्स में काम कर रहे हैं, वो लोग भी एक्सपोज्ड हैं। तो रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, तो मैं समझता हूँ सभी लोगों की जो सेफ्टी है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें इसका आकलन सरकार कर लेगी कि कितनी डोज अब उपलब्ध हो जाएंगी प्रति माह, उसके बेसिस पे फिर वो, मैं समझता हूँ इसका भी निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर एमसी मिश्र, जिस तरह से 75% की हम बात कर रहे हैं, लगभग 1 साल हुआ है 75% पॉपुलेशन को कवर करने में, तो अब जो बाकी 25% है उसे कवर करने में क्या आगे 3-4 महीने का समय लगेगा, या कहीं ना कहीं उसे तेज कर जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाएगी? इस समय देखिए प्रियंका, वैक्सीन की उपलब्धता है। जी अब ये हमारे देशवासियों पे भी निर्भर करता है कि वो आगे से आगे आके आएं और अपना टीकाकरण करवाएं, और इसमें लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। अगर वो चाहेंगे तो हम फरवरी माह में भी उसको पूरा कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 महीने की आवश्यकता नहीं है। जब हम 75% को रिकॉर्ड समय में कर सकते हैं, जी तो आप समझिए 25% तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसमें तो लोगों का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो आए आगे, जिन्होंने भी नहीं लगवाया है, जिस प्रकार से भी उनको कोई उनका शंका है उसका समाधान किया जा सकता है, आप लोगों के माध्यम से किया जा सकता है, या जहां टीकाकरण केंद्र पर जाके वो अपने जो भी उनके प्रश्न हैं उनका समाधान कर सकते हैं। तो इसमें तो लोगों को ही आना पड़ेगा। जो वैक्सीन की उपलब्धता सरकार का दायित्व है, वो उपलब्धता करा रहे हैं। और अब अगर लोग आके आएंगे तो मैं समझता हूँ फरवरी माह के अंत तक हम 90% या 95% तक पर पहुंच सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लगातार जिस तरह से हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, इंडिया में तो हम 75% छू चुके हैं, 100% का टारगेट बहुत ही जल्द है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, क्योंकि आना जाना और ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा है, क्या आप भी ये मानते हैं कि जब तक पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन पूर्ण रूप से नहीं हो जाता, तब तक हम अपने आप को इस महामारी से सेफ नहीं मान सकते? बहुत ये आपने महत्वपूर्ण विषय लिया है कि संक्रमण कहीं पे भी रहेगा तो वो हमेशा इस बात का अंदेशा रहेगा कि वो फैल सकता है बाकी देशों में, और ये देखा भी गया है। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जो इसकी एक WHO के अंतर्गत जो उपलब्धता कराने का एक प्रयास है वो हमेशा बना रहता है, और WHO अवश्य इसको कोशिश करके सभी अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में, जहाँ पे भी वैक्सीन की उपलब्धता कम है वहाँ पे पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और इसमें बहुत सारे, जैसे मेलिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। WHO के माध्यम से भारत ने निर्यात की हैं वैक्सीन बहुत सारे देशों को, आगे भी करते रहेंगे। अभी भी भारत सरकार ने दोनों, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, दोनों को इस बात की परमिशन दे दी है कि वो टीकों को निर्यात कर सकते हैं हमारी आपूर्ति करने के बाद। तो बिल्कुल ये तो अभियान बिल्कुल चलता रहेगा बराबर। और जिस तरह से बहुत सारे देशों ने अब ये भी मान लिया है कि चूंकि ये पैंडेमिक और या ये संक्रमण अब एंडेमिक होने जा रहा है या हो गया है जी, तो इसलिए उन लोगों ने बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस भी थे वो भी हटा लिए हैं, जैसे यूके में भी और दूसरे यूरोपियन देशों में भी और दूसरे देशों में भी जी। तो आने वाले समय में हम लोग भी इस बात पर निर्णय कर सकते हैं। हमारी अगर ये
संक्रामक जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है, 5%, 4% से कम हो जाता है, तो वो भी किया जा सकता है, जी क्योंकि बिल्कुल जी इसको आम जी इन्फ्लुएंजा की डॉक्टर मिश्र तरह। जी, एक कॉलर हमारे साथ उत्तराखंड से नारायण जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि क्या सवाल है उनका। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी, अपना सवाल हाँ पूछिए आप। हाँ डॉक्टर साहब, मैं एक्चुअल में बोल रहा था, ये आपका प्रोग्राम देख रहा था टीवी में, नंबर फ्लैश हुआ था, मैं इस जानकारी के लिए फोन किया था। मैडम ऐसा है जी मैं तो खैर टीके सब बात हुआ, मेरी वाइफ ना जी हाँ, वाइफ को ये होंठों में उसको सन एलर्जी है पहले से। सन एलर्जी, ठीक है। हाँ जी, वो जब भी ये गर्मी शुरू होती है तो फिर वो एलर्जी जो है ना होंठों पर बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, और या कभी वैसे जैसे कोई सर दर्द हो गया या कोई भी दांत दर्द हो गया, कोई भी दवाई, बुखार कोई भी दवाई खाने पे, और वो एक आध दिन बाद फिर वो बड़ा भद्दा हो जाता है फिर वो लिप्स में। तो ये तो खाली एलर्जी लिप्स में भी है या बॉडी में कहीं और भी है? नहीं, बॉडी में नहीं, खाली लिप्स पे है जी, सारे लिप्स पे है। ठीक है, ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर एमसी मिश्र जी, नारायण है, उनका सवाल ये है कि इनकी वाइफ को एलर्जी होती है, लिप्स पे एलर्जी होती है, कुछ भी दवाई खाती हैं तो एलर्जी होती है, क्या करना चाहिए इनको इसके लिए? इनको अपने साथ बिल्कुल जो एलर्जी के लिए दवाई होती है उसको रखना चाहिए हमेशा। और जैसे इन्होंने कहा कि सनलाइट से इनकी पत्नी को एलर्जी होती है, जी तो ये बहुत एक रेयर बात मैंने सुनी है कि सनलाइट से इतनी एलर्जी कि उनके होठों पे सूजन आ जाती है। तो डायरेक्ट सनलाइट को ये फेस ना करें, उसको इनको बचना चाहिए उससे। बाकी शरीर को वो एक्सपोज कर सकते हैं इसमें सनलाइट में। और अपने पास हमेशा एलर्जी की जो दवाई होती है वो रखें। और इन्होंने ज़रूर परामर्श भी किया होगा किसी एलर्जी एक्सपर्ट से अपने क्षेत्र में, तो वो भी करें ये। और उनसे मिलके ये अपने इसका, क्योंकि इसमें तो और कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको एलर्जी है तो वो उस एक्सपोजर से, जैसे किसी दवा से एलर्जी है तो वो दवा नहीं लेनी है, किसी खाने से एलर्जी है तो वो चीज़ नहीं खानी है। इसी प्रकार से अगर इनको सनलाइट से एलर्जी है तो फिर डायरेक्ट फेस को सन की तरफ न करें, जिस वजह से भी है ये, और किसी एलर्जी विशेषज्ञ के इसमें परामर्श करें और उनसे समझें कि क्या बात है, क्यों हो रहा है ये। ठीक है, ठीक। हमारे साथ डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, पूर्व डीजीएमई यूपी से भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। आज हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर एमसी मिश्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं 75% वैक्सीनेशन का जो हमने लक्ष्य हासिल किया है, उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, प्रधानमंत्री ने इसको लेकर बधाई भी दी है। क्या लगता है आपको, ये जो जंग हम आगे बढ़ रहे थे, क्या इसमें आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हैं? जी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और सभी बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी को, खासकर प्रोफेसर मिश्रा साहब, हमारे जो बहुत ही हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, और सभी आपके दर्शक जो बहुत तल्लीनता से आपके इस प्रोग्राम को देखते हैं और वेट करते हैं। आज मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी कारणवश कनेक्टिविटी से विलंब हो गया। बिल्कुल सही कहा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि गावी है, एक ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव है। ऐसे कई एक वैक्सीन हैं जो बहुत महंगे हैं, लेकिन वो हमारे देश में और मानवता के नाते, और WHO, यूनिसेफ और बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, तो गावी बहुत अच्छा काम कर रही। महंगे महंगे टीके जो हमारे विकासशील देश हैं उनके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, और हजारों की कीमत वाली वो कुछ पैसे में मिल जाते हैं, चंद वो फ्री भी दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया बिल्कुल सही है। और कई वैक्सीन में ऐसा हो रहा है, जैसे निमोकोकल वैक्सीन है, रोटा वैक्सीन है, ये बड़ी महंगी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो इसेंशियल वैक्सीन है ये, और हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है। तो ऐसा लगता है कि हमें अपनी जो कोविड वैक्सीन है इसको भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है हमारा, बच्चों का, किशोरों का, बड़ों का, इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। और रूटीन इम्यूनाइजेशन की तरह हमें इसको अपने नेशनल शेड्यूल में लेना पड़ेगा। और जहां तक कीमतों की बात है मैडम प्रियंका जी, तो कीमतें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है, दुनिया भर में बहुत ही क्या कहें, धर्मार्थ या ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे गावी का मैंने नाम लिया, ये ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव है, ये बहुत अग्रणी है। जैसे क्लिंटन फाउंडेशन, लिंडा, कई एक है। तो उसमें हो सकता है
और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं दर्शकों को बता दे, केवल वो जाके लगवाएं, अपने को, पड़ोसियों को, परिवार को, लोगों को समझाएं और इसके खिलाफ जो भ्रांति है उसको दूर करें। जी बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर हरियाणा से नरेंद्र जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं क्या सवाल है इनका। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट चुका है। आप दोनों ही बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आज हम चर्चा कर रहे हैं जीतेंगे जंग। 75% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के बाद जिस तरह से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को लेकर तमाम देशवासियों के साथ ही साथ हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को बधाई दी है। आगे की जंग में हम सबको साथ आगे बढ़ना होगा। यदि वैक्सीनेशन अभी तक नहीं ली है तो एक कदम आगे बढ़ाना होगा। इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम बात कर रहे हैं जीतेंगे जंग। जिस तरह से 75% वयस्कों को वैक्सीनेशन की दोनों डोजेस लग जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने तमाम देशवासियों के साथ ही स्वास्थ्य वर्कर्स को, डॉक्टर्स को इस बात को लेकर बधाई भी दी है। लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी आबादी होने के बाद भी भारतवर्ष ने 75% आबादी को कवर किया है। कहीं ना कहीं ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि जिस जंग को हम 2 साल से लड़ रहे हैं उसमें हम एक लक्ष्य तक पहुंचने की जो कोशिश कर रहे थे उसमें सफलता हाथ लग रही है। 75% वयस्कों को वैक्सीनेशन लग जाने के बाद भी अभी भी 25% जो बचा हुआ है, जो 25% बचा हुआ है, उनमें हम सब नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपना स्लॉट बुक करके जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर जो भी लोग बचे हैं उनको वैक्सीनेशन तक पहुंचाने की सलाह भी दें और खुद भी यदि आसपास लोग हैं तो उनको वैक्सीनेशन जल्द से जल्द पूर्ण कराने की सलाह और हिदायत दें ताकि इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया जा सके। वयस्कों के बाद बच्चों की जब हम लगातार बात करते हैं तो कहीं ना कहीं 100% के बाद उनका नंबर आएगा, उनको भी वैक्सीनेशन दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में लगातार तमाम एक्सपर्ट्स, जानने वाले लोग, अलग अलग जगहों के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर बार बार जनता को हिदायत देते हैं कि वैक्सीनेशन लग जाने के बाद भी लगातार कोविड गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है जब तक हमारे आसपास वातावरण में कोरोना नाम का वायरस मौजूद है। तो इस
बीच में दोनों वैक्सीनेशन की डोजेस के साथ ही साथ क्या सावधानी हम सबको बरतनी है, किस तरह का अपना बिहेवियर रखना है और क्यों मास्क को हम न्यू नॉर्मल कह रहे हैं। मास्क के साथ ही अब हमें जीना है जब तक कोरोना हमारे साथ वातावरण में मौजूद है। इसी को लेकर लगातार हम तमाम एक्सपर्ट से चर्चा भी करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे कार्यक्रम हेल्थ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसी पर आगे बढ़ेंगे और जिस तरह से तमाम जानकारियां यहाँ पे दी हैं, हमारे साथ डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी पूर्व डीजीएमई जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वी एन त्रिपाठी जी, मास्क की हम बात करते हैं, मास्क अप की बात लगातार 2 साल से कर रहे हैं। 75% वैक्सीनेशन तो हो गया है, 25% जो बचा है वो भी जल्द करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये 2022 को हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं 2022 के अंत तक कोरोना नाम की ये जो दुश्मन हमारे बीच में है इससे हम जीत पाएंगे, या अब ये मास्क के साथ ही हमें आगे की पूरी जिंदगी इसको न्यू नॉर्मल मानकर शामिल करना पड़ेगा? बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत ही उत्साहजनक और मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाइल्ड और बच्चों का, किशोरों का विशेषज्ञ होने के साथ साथ वैक्सीन ट्रायल भी करता हूँ, उसमें कोरोना ऐसा भी है जी। तो ये एक बहुत ही खुशी के पूरे देश को मेरे ख्याल से सिर फख्र से ऊंचा हो गया है और ये एक हमारा ऑप्टिमम होता है जिसे हम लोगों की चाहत थी कि 75% हमारे हो जाए। 75-80 के बाद एक हर्ड इम्यूनिटी ऐसी लेवल पे हो जाती है जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से कोरोना पे हमने आंशिक रूप से विजय प्राप्त कर ली। मैं बहुत ही संकोच और क्या कहें जिससे बड़ी जिम्मेदारी से ये शब्द कह रहा हूं कि आंशिक हमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन आंशिक है। पूरी विजय तभी होगी जब हमारी 100% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाएगी और हर्ड इम्यूनिटी भी 80% से ऊपर हो जाएगी। फिर ये मामूली जुकाम और खांसी जैसे की तरह हो जाएगा और फिर ये एक महामारी या पैंडेमिक या एक खतरनाक स्थिति से हम लोग उबर जाएंगे। हाँ, सावधानी हमें बराबर रखनी है, 75%, 80%, 90% हो जाए, लेकिन ये मास्क आप देखिए, मैं घर के अंदर हूँ और मुझे तो आदत हो गई, मैं कितने हैबिचुअल एक हो गया हूँ कि बगैर मास्क के मैं तो निकलता ही नहीं हूँ, खड़ा ही नहीं होता हूँ। तो इसको अपने ड्रेस पोशाक का हिस्सा बना लें अभी, जब तक सरकार इसके बारे में सचेतता करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और लक्षण होने के बाद जांच कराएं, तुरंत आइसोलेट हो जाएं और इससे खतरा बहुत कम हो गया है। हमें याद है पिछली सेकंड लहर को याद करते तो शरीर में सिहरन हो जाती, प्रियंका जी। हम भी कभी कभी हाथ जोड़ते थे, मजबूर थे, और हम अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री और हमारे डॉक्टर लोग, हमारे जितने इसमें लगे थे नीति निर्धारक, सबको मुबारकबाद देंगे कि 75% का हमने बैरियर प्राप्त कर लिया है और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कोरोना हमारा बिल्कुल समझिए आंशिक विजय हमने प्राप्त कर ली है। जी बिल्कुल, आंशिक विजय हमने ज़रूर प्राप्त की है, लेकिन बार बार जिस चीज़ को लेकर हम डिस्कस इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि भारतवर्ष में हम चाहे 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन कर ही क्यों ना दे, लेकिन हम कब अपने आप को सेफ मान सकते हैं? पूरे वर्ल्ड की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो इतनी जल्दी किसी एक के द्वारा इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। यदि हम इंडिया में 100% वैक्सीनेशन कवर कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी क्या सरकार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या आम जनता की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम अपना बचाव तब भी कर सकें? मुझे आंसर जी मुझे आंसर थे ना? जी प्रियंका जी, ऐसा है, अपने सभी दर्शकों को मैं बता दूं, अभी हमें ढिलाई नहीं करनी है, कड़ाई रखनी है, जो कि इसके जो 3-4 चीजें हैं, जैसे मास्क का प्रयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वैक्सीनेशन है, और अगर हमें होता है तो हम उसका टेस्ट कराएं, लोगों को समझाएं। वैक्सीनेशन तो हमारा एक ऐसा हथियार है जो हमने आपको फिर कह रहा हूं कि आंशिक विजय है, लेकिन पूरे विजय प्राप्त करने के लिए हमें अभी कंटिन्यूअस एफर्ट करने होंगे, सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, लोगों को जन चेतना जगानी पड़ेगी, और इलेक्शन जैसा माहौल हमारा जो है उसमें भी हमें इसमें लापरवाही नहीं करी कि करोड़ों लोग, प्रियंका जी, अभी भी हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। हम 75% से खुश हो रहे हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन की बात करते हैं 1 अरब 40 करोड़ की जब बात करते हैं तो 75% तो हमारे अभी भी करोड़ों, 50 करोड़ 40 करोड़ लोग अनवैक्सीनेटेड हैं। सोचिए,
उनको अभी पूरी तरह से नहीं है, तो खतरा अभी टला नहीं है, खतरा कम हुआ है। लेकिन हमें ऐसे अलर्ट रहना है, सरकार भी कोशिश कर रही है, हम डॉक्टर भी कर रहे हैं, लेकिन जनता को हमारे साथ ही साथ चलना है पूरी तरह से। कोरोना को तभी हम हरा पाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ दर्शक उत्तराखंड से नारायण जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि क्या सवाल है इनका। नारायण जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, मैं ये जानकारी चाह रहा था जी। आपका नंबर मैंने अभी देखा टीवी पे, मैंने अपनी वाइफ को ना ये वैक्सीन नहीं लगवा रखी है अभी जी। वो वजह ये है कि जो उसको जो है लिप्स पे सन एलर्जी है, ठीक है, वो बहुत पहले से है, इस बात को लगभग 10-15 साल हो गए हैं। जी नारायण जी, आप कॉल पे बने रहिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आपके सवाल का जवाब सीधे डॉक्टर साहब से ले लेते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, नारायण का अभी कुछ ही देर पहले फोन आया था, इनकी वाइफ को लिप्स पर एलर्जी है, सन से एलर्जी इन्होंने बताया है, साथ ही साथ कुछ दवाइयाँ खाती हैं तो सूजन एलर्जी के रूप में और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन वैक्सीनेशन इन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है, क्या सलाह देंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में अगर एलर्जी है आपको किससे एलर्जी है? नंबर 1, अगर कोई जीवन खतरनाक किस्म की एलर्जी है तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आमतौर की जो एलर्जी होती है जो अक्सर होती है, डॉक्टर साहब इनको डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, इनको सन से एलर्जी है इनकी वाइफ को जी। सन रेजेस से एलर्जी है। अच्छा, सन वाली वो हो। अभी एक प्रश्न ये हुआ था, डॉक्टर मिश्रा ने इसका जवाब दिया, तो मैं ये सबसे बड़ी बात, अगर मुझे ये मालूम कि मुझे सन से एलर्जी है तो हम डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करेंगे बस, और अपनी एक इमरजेंसी दवाएं अपनी जेब में हमेशा रखेंगे अपने पास, जिससे कि बढ़ ना पाए, और अपने जहां भी स्थानीय डॉक्टर होंगे, इनके फिजिशियन फैमिली, उनके हिसाब से उनकी राय से अपना इलाज करें, खुद डॉक्टर नहीं बनना है बस। अगर सनलाइट से है तो सनलाइट को अवॉइड करना है। कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं आती हैं, मैं मतलब इस तरह से नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं मालूम है और मैं पेशेंट को भी नहीं देखा है, बस इतना ही कहूँगा अपने फैमिली फिजिशियन के कांटेक्ट में रहें, और किसी एलर्जी स्पेशलिस्ट जहां भी हो, बड़े बड़े शहरों में आजकल है, उनसे संपर्क करें, लेकिन कोरोना का टीका जरूर लगवाएं। जी बिल्कुल। इन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं ली है, उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, ये वैक्सीनेशन कर सकते हैं। वैक्सीनेशन करने के बाद आधे पौन घंटे अस्पताल में रुकेंगे, डॉक्टर के सुपरविजन में रहेंगे वहां, और ये वैक्सीनेशन लगवा लें, क्योंकि एलर्जी का खतरा जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर वैक्सीनेशन नहीं है, अगर भगवान ना चाहे इनको कोरोना या किसी इन्फेक्शन हो जाता है तो इनको अधिक खतरा हो सकता है, क्योंकि अनवैक्सीनेटेड लोगों को पिछले लहर, सेकेंड लहर में प्रियंका जी हमने देखा, मैं आपको सुना नहीं सकता, मैं तो एक बहुत बड़े कोविड अस्पताल का इंचार्ज भी था, मतलब जब डॉक्टर को हाथ जोड़ना पड़े कि मेरे पास वेंटिलेटर भरे हुए हैं, मेरे पास ये नहीं है, तो आप सोच सकते कितना दर्द और दुख हुआ होगा। मैं इसको बयां नहीं कर सकता आपके चैनल से, बस यही कहूंगा एलर्जी को छोड़ करके ये टीका लगवाएं और अपने डॉक्टर के टच में रहें और फिजिशियन की राय के अनुसार अपना इलाज कराएं, लेकिन टीका जरूर लगवाएं। जी बिल्कुल। अगले कॉलर कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। चंद्र प्रकाश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस बात को लेकर हम लगातार यहाँ पर सवाल कर रहे थे और जो उम्मीद अब हम सबके मन में जगी है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हमने वैक्सीनेशन कर लिया है तो यकीनन बहुत जल्द हम 100% पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे आगे कुछ ही दिनों में। 2022 की हम बात करें और पिछली तमाम पैंडेमिक की यदि स्थितियों को देखा जाए तो क्या हम 2022 के साथ कहीं ना कहीं कोरोना का अंत देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम अगर इसी तरह से लगे रहेंगे, सरकार भी और जनता भी, तो हम 100% का आंकड़ा पार कर लेंगे। और मेरे ख्याल से 22 में ही, मुझे ऐसा लगता है, अगले 3 से 6 माह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने देखा है कि अभी हॉस्पिटल्स के माध्यम से हर शहर में, छोटे बड़े में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल के माध्यम से, बड़ी क्लिनिक के माध्यम से ये जनता को अवेलेबल कराया जा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो अब अवेलेबिलिटी कैंप्स की या सेंटर्स की जरूरत नहीं होगी। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, हमको लगना है, उसकी फीस भी सरकार, उसका शुल्क भी डिसाइड करेगा। तो मेरे ख्याल से जैसे आम टीके हम बच्चों को लगाते हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, इसी तरह ये इसको लगाना पड़ेगा। और जो भी सावधानियां टीके में रखनी पड़ेंगी तो और इजिली अवेलेबल होगा। कोई स्लॉट की बुकिंग नहीं होगी, आप जब चाहें, जहां चाहें शहर में आप लगवा सकेंगे। बहुत जल्दी अवेलेबल हो रहा है और एक उसकी लाइसेंस
क्या कहें, जिससे कि फिक्स फीस वो होगी। तो ऐसा नहीं कोई डॉक्टर ज्यादा ले ले कम ले ले, और बहुत ही मिनिमम होगी। मुझे तो बताया गया कि 200 रुपए के करीब होगी। और जैसा कि हमने बताया था, ग्लोबल हमारा गावी जो है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव है, ये दुनिया भर में महंगी वैक्सीन विकासशील देशों को सस्ते दामों में प्रोवाइड करता है। कोविड वैक्सीन भी हमारी उसी वैक्सीन में है, और ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो इसे भी हो सकता है कि आगे चल के बिल्कुल 50-55-100 रुपए में ये अवेलेबल हो जाए। और जैसे कि आपके रूटीन वैक्सीनेशन है प्रियंका जी, पोलियो का, निमोनिया का, या 6-in-1 जो हम लोग लगवाते हैं अपने बच्चों को, उसी तरह ये भी ऐसे लगेगा। तो इजिली अवेलेबल होगा, सस्ता होगा, सुलभ उपलब्ध होगा। फिर क्या देर है, लगवाइए, खुश हो जाइए। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से तीसरी लहर की बात हम भारतवर्ष में कर रहे हैं, कई स्टेट में इस लहर का पीक आया और चला भी गया, कई स्टेट में आना अभी बाकी है। लेकिन यदि महामारी की हम बात करें तो हर बार ये देखा जाता है कि थर्ड के बाद कुछ देशों में फोर्थ और फिफ्थ वेव भी चल रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि थर्ड वेव में स्थिति साधारण होने के बाद भी फोर्थ और फिफ्थ वेव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इंडिया में? देखिए प्रियंका जी, मैं तो डॉक्टर हूँ, रिसर्चर भी हूँ, तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हाँ, ऐसी हल्की लहर है, लेकिन वो नहीं कि सेकेंड वेव की तरह हमारी अपनी से या पहली की तरह हो जाए, अल्फा डेल्टा वाला बीटा। तो ऐसा है कि बीच बीच में जब एक साथ पूरे देश में बहुत केसेस मिलते हैं, जिसको लहर कहते हैं, मैडम वेव कहते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता नहीं है कि अब कोई बड़ी वेव आएगी। हल्का फुल्का ये, जैसा कि लोगों ने कहा कि जुकाम की तरह या खराश की तरह या हल्के बुखार की तरह ये रह जाएगा। लेकिन फिर मैं कहूंगा, जो कोमॉर्बिड हैं, जिनको कोई बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, लंग्स की COPD है, गर्भवती महिलाएं हैं, या कोई उम्र जनित है, जैसे कि 60, 65, 70 साल के लोग हैं, ऐसे लोगों को ये हमारी जो भी लहर आएगी, तीसरी चौथी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी आएगी, तो उनको और सचेत रहना है। क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद वो जो बूस्टर डोज हमारी लगवा रहे हैं, वो भी इसमें हेल्प करेगी। लेकिन फिर हमने बताया कि ये हमारा जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कुछ दिनों तक, अभी कुछ महीनों तक हमें और सावधान रहना पड़ेगा। और जो उसका जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, टीकाकरण है, और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का है, ये हमें जो मूलभूत सिद्धांत है कोविड-19 या किसी पैंडेमिक को रोकने का, उसका अनुपालन करना होगा। तो 22 में अभी हम ढिलाई नहीं देंगे, और शायद 22 के अंत तक हम कोरोना पे पूर्ण विजय प्राप्त कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी सोच है, और परमपिता परमेश्वर से ऐसी मेरी प्रार्थना भी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, जिस तरह से लगातार लंबे समय से प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग लेडीज के लिए वैक्सीनेशन की परमिशन तो मिल गई है, लोग लगवा भी रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज होती हर कदम फूक फूक के इंसान रखता है। ऐसे में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन को लेकर दुविधा होती है, लोग इंतजार करना चाहते हैं, ये मानते हैं कि डिलीवरी हो जाने के बाद लगवाएंगे। उन तमाम ऐसी लैक्टेटिंग मदर्स को और प्रेग्नेंट लेडीज को आप किस तरह की सलाह देंगे? क्या तुरंत लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन, या वेट किया जा सकता है? हाँ प्रियंका जी, हमने तो पोलियो, जो नेशनल पोलियो डेज होते थे, और जब हमने शुरू किया था तो हमें रेजिस्टेंस मिला था। मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले बताया है, कुछ एरियाज थे, कुछ पर्टिकुलर मैं नहीं कहूँगा, धर्म विशेष का भी था। तो फिर हमने क्या किया कि मौलवी मस्जिदों से अजान या गुरुद्वारे से, मंदिरों से वो कराया। तो धीरे धीरे हम शायद अपने धर्म गुरुओं से भी कहलाएंगे कि अगर किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष को कोई कंफ्यूजन है, कोई भ्रांति है, कोई अंधविश्वास है, तो वो दूर करें और वो भी लगवाएं। इसके लिए हम अपने धर्म गुरुओं की भी मदद देंगे। और पोलियो इरेडिकेशन जो हमने किया था, मैं उसके साथ शुरू से जुड़ा था, रोटरी के थ्रू प्लस अपने गवर्नमेंट के थ्रू। तो मैडम, उससे हमने जो करा था, हम वो भी कराएंगे, धर्म गुरुओं से भी करवाएंगे, और जनता के बीच में जाएंगे और सब लोगों से कहें, हर तरह से उनको कह के हम उनको वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे कोविड का।
जी बिल्कुल, तो वैक्सीनेशन यहाँ पर करवाना चाहिए, आप ये सलाह दे रहे हैं तमाम ऐसे लोगों को जिनके मन में अभी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बचा हुआ है और लोग हेजिटेट हो रहे हैं। अगला सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि तमाम देशों की जब हम बातचीत करते हैं और गरीब देशों की यहाँ पर बातचीत साफ तौर पर करते आ रहे हैं, ये सवाल बार बार इसलिए भी आता है क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं, जबकि जब तक घर के बाहर कोई भी दुश्मन है। तो जो छोटी कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज में तो यकीनन जोर शोर से वैक्सीनेशन हो चुका है, कंप्लीट किया जा चुका है। जो छोटी कंट्रीज है, गरीब कंट्रीज हैं, उनको लेकर क्या लगता है आपको कि उनको लेकर जो इनिशिएटिव लिया गया है वो अभी पर्याप्त है? क्या उन तमाम देशों के लोगों को भी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द मिल सकती है जिसके बाद हम ये माने कि हाँ कहीं ना कहीं कोरोना खत्म हो सकता है या साधारण नॉर्मल हो सकता है? प्रियंका जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये मानवता के नाते नैतिक उससे पूरे दुनिया भर में जो ऐसे गरीब देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड हैं, जो खुद ना तो वैक्सीन बनाते हैं ना उनकी कीमत अफोर्ड कर सकते हैं, तो WHO ने और अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, इन्होंने जो भी ऐसे देश है जैसे अपना भारतवर्ष है जो वैक्सीन बनाता है, या और भी जो विकसित देश हैं, इन लोगों से कहा है, और ये विकसित देशों ने और जिनके पास वैक्सीन है प्रचुर मात्रा में, उन लोगों ने ऐसे देशों को एक्सपोर्ट किया है और बराबर करते रहेंगे। और ये हमारी नैतिक ही नहीं, एक अंतरराष्ट्रीय जो चिकित्सा संधि है WHO के माध्यम से, उसके हिसाब से ये बाइंडिंग भी है। तो जब तक दुनिया भर में हर देश में कोविड-19 का संक्रमण खत्म नहीं होता है, बंद नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से हम भी सुरक्षित नहीं है, चाहे भारत हो, चाहे कानपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो ये हमारी एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता है और भारत उसमें अग्रणी है। हम कई आसपास के देश, अफ्रीकन से लेके अपने आसपास के एशियन, साउथ ईस्ट एशिया, सबको ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को भी लगा रहे हैं, और दुनिया के काफी उन्नत राष्ट्र, उसमें यूरोप, अमेरिकन और भी कंट्रीज हैं, ये सब उनको दे रहे हैं। क्योंकि जब तक दुनिया भर में ये कंटेनमेंट नहीं होता है, शांत नहीं होता है, तब तक शायद हम भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इतना क्विक है और एक देश से दूसरे देश जाने में बिल्कुल कुछ दिन लगते हैं। तो बिल्कुल ये हो रहा है, हमारा भारत आगे है और ये होता रहना चाहिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से 75% वैक्सीनेशन के साथ हमने अपनी कोरोना से महामारी में आधी जंग जीती है, लेकिन इस जंग को पूरा जीतने के लिए और क्या कुछ करना चाहिए और साथ ही साथ अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। ये पबजी वाला है क्या? बच्चे ने आके कह दिया हो कि टीचर ने मुझे डांटा, बस हो गया। जब जब फील हुई एग्जाम की मिस्ट्री, जब कभी डरावनी लगी साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूर करने एग्जाम की वरी लेकर आ जाते हैं परीक्षा पर चर्चा एवरी फरवरी। परीक्षा पे चर्चा 2022 में हिस्सा लेने के लिए लॉगिन करें नरेंद्र मोदी ऐप या mygov.in पर। बेस्ट एंट्री को मिलेगा गोल्डन चांस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने का या बातचीत करने का। परीक्षा पे चर्चा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीतेंगे जंग। कोरोना को लेकर 75% वयस्क लोगों का वैक्सीनेशन भारत में किया जा चुका है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी तमाम लोगों को बधाई दी है। आज इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं कि 75% वैक्सीनेशन हो जाने के बाद भी हमें अपने आचार और व्यवहार में बदलाव नहीं करना है। कोरोना को लेकर क्यों अभी भी सावधान और सतर्क रहना है और क्यों लगातार मास्क का प्रयोग करना है। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी बने हुए हैं और साथ ही साथ दर्शक भी हमारे साथ चंद्र प्रकाश जुड़ चुके हैं। जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। चंद्र प्रकाश जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? शायद चंद्र प्रकाश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, अगला सवाल मेरा ये है कि कोरोना को लेकर जिस तरह से लगातार हम जंग लड़ रहे हैं और हर बार लोगों को इस बात की हिदायत ज़रूर दी जाती है, लेकिन अब भी हम देखते हैं कि जहां पर लोगों को पता होता है कि 4 लोग हैं, साथ में हैं और वैक्सीनेटेड है, वहां लोग रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे ही लोगों को लगता है कि यदि ऑफिस के एटमॉस्फेयर में भी काम कर रहे हैं और लोगों को पता है कि ऑफिस में जो लोग हैं वो सभी वैक्सीनेटेड है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। पिछली बार जब बात हो रही थी कि कोरोना का वायरस एरोसोल हो गया है और आपने यदि मास्क का प्रयोग सड़कों पर भी नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। आज की स्थिति क्या है? क्या इससे डिफरेंट है स्थिति या उसी तरह पालन करना बेहद जरूरी है? देखिए, हम डॉक्टर लोग या पैरामेडिकल या हमारी नर्सेज या वो हैं, एक प्रोफेशनल कह सकते हैं रिस्क है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि मोराल हमारे डॉक्टरों का, हमारे नर्सेज का, पैरामेडिक्स जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत हाई है। बार बार इन्फेक्शन हुए, मैं आपको बताऊं 3-3 बार हमारे कुछ डॉक्टर्स इन्फेक्शन हो चुके हैं। पहले बड़ा हुआ, फिर छोटा। मैं भी आपको बता दूं, पिछले सप्ताह मैं आपके उस पे भी था, लेकिन वो माइक्रोन मुझे हुआ था। आई मीन लाइट कोरोना या गले वाला हुआ। हमने 10 दिन का आइसोलेशन किया, मेरी पत्नी को भी हुआ, लेकिन मैं डरा इसलिए नहीं कि मैं जानता था मैं तो वैक्सीनेटेड हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सब हमारे डॉक्टर लोग भी हैं, कई पढ़े, एक नहीं सैकड़ों। मैं आपको बता दूं, मैं तो जीएसएम मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक रखता हूँ। आजकल एक और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसका भी मैं वहाँ का हूँ। तो हमारे डॉक्टर इन्फेक्ट होते हैं, 5-7 दिन बाद फिर काम शुरू कर देते हैं। डरते नहीं, क्यों? वैक्सीनेटेड है। और जो वैक्सीनेटेड है 99.99% मैं कैसे लिख के दे सकता हूँ कि उनको कुछ नहीं होगा। अनहोनी तो प्रियंका जी कभी भी कुछ कहीं हो सकती है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, सेवा की भावना है। हम डॉक्टर चाहे अपने को खतरे में डाल के भी अपनी जनता की सेवा करते रहेंगे। हमने हिपोक्रेट ओथ ली है, जनता बिल्कुल सुरक्षित है हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टरों के हाथों में। हम अपने कमिटमेंट से कतई पीछे नहीं होंगे। हमारे डॉक्टर इन्फेक्शन हुए 3रे बार तक हुए मैडम, और वो फिर अपना काम शुरू कर दिया। 3 बार होने के बावजूद भी उन्होंने अपने परिजनों को खोया। मैं आपके टीवी के माध्यम से नहीं लोग ये बात बताना चाहता था, लेकिन वो डॉक्टर अपने परिजनों को खोने के बाद 7 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में फिर काम पे जुट गए। ये सेवा की भावना है, जनता को ये समझना चाहिए। और हमारे कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सेज को उसी तरह का मेरे ख्याल से होना चाहिए, कर भी रहे हैं। और हम लोग तो ये सोचते हैं कि मेरे पेशेंट ठीक हो जाए और हम चाहे ना ठीक हो, कभी कभी ऐसी भावना आती है। तो बिल्कुल पब्लिक को बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। हम डॉक्टर, इन्फेक्शन होगा, ठीक हो जाएंगे, सेवा करते रहेंगे। आप किसी भी अस्पताल में जाएं, सरकारी या प्राइवेट में, आपको हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल उसी तरह देखेंगे जैसे कि कोरोना के पहले देखते। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी जी, एक सवाल यहाँ पर और है। बहुत ही सीरियस पेशेंट जिनका रूटीन में इलाज चल रहा है, चाहे हम उसे कैंसर मान ले या कुछ अन्य बीमारियां जो होती हैं जिनका इलाज चल रहा है, उस बीच में वैक्सीनेशन के लिए क्या कुछ दिन उस दवाई को बंद करना चाहिए, या अगर आपका रेडिएशन का कीमोथेरेपी चल रहा है तो उन पेशेंट्स को किस तरह से वैक्सीनेशन की डोजेस लगवानी चाहिए? कैंसर डायग्नोस्ड है इनको जी, ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की नहीं बात है, मैं जनरल लोगों की बात कर रही हूँ। पेशेंट यदि बहुत सीरियस किसी बीमारी से जूझ रहा है। मैडम, अगर किसी को कैंसर का इलाज चल रहा है, कीमो चल रही है, ऐसे लोगों को मैं कतई वैक्सीनेशन की सलाह नहीं दूंगा। ये 1-to-1 डिस्कशन होगा उनके डॉक्टर और मरीज के बीच में, और एडवांटेज ऑफ वैक्सीनेशन को वे करेंगे। हम उसको देखेंगे कि कैंसर से खतरा बंद करने से दवा से खतरा कितना है, और फिर डिसाइड करेंगे
ऐसे नहीं मैडम उनको सलाह दे सकते हैं। एक ये कैंसर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बहुत सोच विचार के, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, कीमोथेरेपी दी जाती है, इम्यूनिटी लो हो जाती है, और इनको रूटीन लोगों की तरह हम कोविड वैक्सीन नहीं लगाएंगे। 1 to 1 डिस्कस करेंगे, इनको समझाएंगे, फिर योग्य डॉक्टर सलाह देगा, उसके अनुसार हम इनको वैक्सीनेशन की बारे में कोई बात करेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर वीएन त्रिपाठी जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्र भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा करते हैं और अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। जिस तरह से कोरोना को लेकर हम जो जंग लड़ रहे थे उसमें 75% वयस्कों के वैक्सीनेशन के साथ हमने एक कदम, एक सीढ़ी पार कर ली है, लेकिन अभी भी जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन सभी से मैं फिर से अपील करना चाहूंगी, अपना जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं, कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहें, मास्क का प्रयोग करते ही घर से बाहर निकले। फिलहाल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।